हाँ जी, हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सुखीजा ट्यूशन्स में। ठीक है जी, चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है, हम मेनली इसमें बात करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, उसके फार्मूला और कि हमने जो कंपार्टमेंट्स हैं हमने वो पढ़ लिए थे। आपको पता है कंपार्टमेंट्स क्या हैं। तो कंपार्टमेंट इक्वल साइज़ के और अनइक्वल साइज़ दोनों के लिए, कंपार्टमेंट्स इक्वल साइज़ और अनइक्वल साइज़ दोनों के लिए ही हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। क्लियर? ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परमुटेशन पढ़ते हैं। परमुटेशन क्या है? ठीक है, मेनली इसमें मैंने आपको ये बताना है कि जो परमुटेशन है और कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इनमें से एक हमारे पास क्या है, मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स है और एक है हमारे पास मीनिंगलेस अरेंजमेंट है। ठीक है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में से एक हमारे पास मीनिंगफुल अरेंजमेंट है और एक क्या है, मीनिंगलेस अरेंजमेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। कहते हैं परमुटेशन। ठीक है, परमुटेशन का मतलब कि हमारे पास पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितने हैं, चाहे कितने भी हों। ठीक है, परमुटेशन हमारे पास पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितने हैं। ठीक है, तो हम 4 पार्टिकल्स ले रहे हैं। 4 पार्टिकल्स A B C D, 4 पार्टिकल्स 2 टेकन एट अ टाइम। इनमें से 2 को हमने एक ही टाइम पे लिया है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए कौन कौन से मतलब पॉसिबल अरेंजमेंट्स कौन कौन से पॉसिबल है। A B B A, ठीक है जी, A B B A A C C A A D D A B C C B B D D B C D A C। ठीक है जी, ये है हमारे पास पॉसिबल अरेंजमेंट्स। क्लियर? ठीक है, तो ये टोटल कितनी होगी हमारे पास, 12 वेज हो गए। ठीक है, तो परमुटेशन का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या होता है, 4p2 और जो जब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या होता है, जैसे NCR के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, मीन्स n पार्टिकल्स की बात करें। n पार्टिकल्स की ही बात क्यों कर रहे हैं, देखिए हमने किसको मेन ज़्यादातर इसमें हम किसको स्टडी करेंगे, गैस के बिहेवियर को स्टडी करेंगे। तो गैस में हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है जी, गैस में हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होते हैं, कोई 3 4 100 200 नहीं होते। ठीक है, तो उनको स्टडी करने के लिए हम n लेते हैं। n इन जनरल कितना भी हो सकता है आपके पास। ठीक है जी, तो 4p NCR का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये होता है हमारे पास परमुटेशन का फॉर्मूला, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये जो होते हैं, ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे, ऊपर 4 फैक्टोरियल ओवर नीचे 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो इसको कैलकुलेट करते हैं हमारे पास 12 आंसर आता है। ठीक है, मीन्स हमारा फार्मूला सही है। और अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे पास परमुटेशन है, ठीक है, परमुटेशन है, ये हमारे पास क्या होते हैं, मीनिंगलेस अरेंजमेंट होते हैं। देखिए इसमें अब हमने A B भी लिया और B A भी लिया है, तो दोनों एक जैसे पार्टिकल्स ही ना, A B और B A दोनों एक जैसे पार्टिकल्स ही हैं, बट हमने दोनों को लिया है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास मीनिंगलेस अरेंजमेंट है। इनमें कुछ इसमें हमारे पास क्या है, मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स है। क्लियर? और अब हम बात करते हैं, कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। ठीक है जी, तो कॉम्बिनेशन की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें कॉम्बिनेशन है मतलब हमने कॉम्बिनेशन बनाना है। जैसे मान लो आपके पास 2 कलर्स ही हैं, आपको उसका कॉम्बो बनाना है। वैसे ही हमारे पास 4 पार्टिकल्स हैं, A B C D, 2 टेकन एट अ टाइम। इनमें से 2 को हमने एक टाइम पे लिया और इसका हमने कॉम्बिनेशन देखना है कौन कौन सा आएगा। और अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, A B A C A B A C A D B C B D C D। ठीक है जी, तो ये हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है। क्लियर? ठीक है, तो जो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये होता है NCR। ठीक है जी, NCR n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल।
ठीक है। 4C2 मीन्स 4 पार्टिकल्स में 2 पार्टिकल को हमने एक ही टाइम पे लिया है, ये है हमारे पास कॉम्बिनेशन, ठीक है। और जो ये होते हैं देखो, इसमें जैसे ए बी है, ए बी हमने एक बार ले लिया, बी ए दूसरी बार तो नहीं लिया ना हमने, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है, मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स है। अगर हमने 2 पार्टिकल्स को लिया है तो 2 को ही लिया है, ये नहीं है बी ए दोबारा ले लिया, एक को इधर घुमा दिया दूसरी को उधर घुमा दिया, ठीक है, ऐसा नहीं है। देखिए ये ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि परमुटेशन बेकार है, किसी सिचुएशन में परमुटेशन है अच्छा है हमारे लिए लगाने के लिए, और किसी सिचुएशन में हमारे पास कॉम्बिनेशन है लगाने के लिए, ठीक है। जैसा पूछा है वैसा ही हमने यूज़ करना है, क्लियर। तो इससे आपको क्लियर हो गया कि परमुटेशन क्या है और परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। और इसका हमारे पास मीनिंगफुल कौन से है और मीनिंगलेस कौन से हैं, ठीक है। जो परमुटेशन है उसका फॉर्मूला है हमारे पास n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल, और जो कॉम्बिनेशन है इसका फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। परमुटेशन हमारे पास मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स है और जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, हमारे पास मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स है, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं असेसिबल स्टेट्स और इनअसेसिबल स्टेट्स की। असेसिबल क्या है, कहते हैं वो देखो कि जैसे मान लो हमारे पास कोई भी सिस्टम है, हमारे पास कोई भी सिचुएशन है, ठीक है, उसके ऊपर जो गिवन सिस्टम है उसके ऊपर हमने क्या लगा दी, कंस्ट्रेंट लगा दी, कोई रुकावट लगा दी, ठीक है, कोई रुकावट लगा दी, ठीक है। अब रुकावट लगाने के बाद जैसे हम पेपर देते हैं, हमारा पेपर का रिजल्ट आता है, उसमें कैटेगरी की रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, गवर्नमेंट कैटेगरी की रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है, ठीक है, या कट ऑफ मार्क्स की कंडीशन लगा देती है, क्लियर। जब कट ऑफ मार्क्स की कंडीशन लगा देती है कि मतलब हाँ भाई इतने मार्क्स के बच्चे ही हमने लेने हैं और इतनी कैटेगरी के बच्चे लेने हैं, तो वो क्या होगी, रिस्ट्रिक्शंस होगी। और रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद हमारे पास जो कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे, ठीक है, वो तो क्या होगी, असेसिबल होगी, और जो कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है वो क्या होगी, इनअसेसिबल होगी, क्लियर। इतना क्लियर हो गया। मीन्स कंस्ट्रेंट रुकावट लगाने के बाद फिर भी जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो क्या है, असेसिबल है, और जो रुकावट लगाने के बाद एग्जिस्ट नहीं कर रहे वो क्या है, इनअसेसिबल है। वैसे ही हमारे पास असेसिबल स्टेट्स और इनअसेसिबल स्टेट्स हैं। असेसिबल स्टेट्स क्या हैं, कहते हैं दैट एग्जिस्ट इन द लाइट ऑफ कंस्ट्रेंट, जो कंस्ट्रेंट लगाने के बाद भी एग्जिस्ट कर रही हैं वो क्या है, हमारे पास असेसिबल स्टेट्स हैं, और जो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रही वो क्या है, इनअसेसिबल स्टेट्स हैं, क्लियर, ठीक है जी। इसको हम एक और एग्जांपल के साथ अच्छे से समझते हैं। देखिए हमारे पास मैक्रो स्टेट्स हैं, हमने 4 पार्टिकल्स लिए हैं, ठीक है, और इसमें से हमारे पास जो मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट्स है उसकी बात करें। जैसे मैक्रो स्टेट्स है 3 0 2 1 1 2 0 3, ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास माइक्रो स्टेट्स है 1 3 3 1, ठीक है जी। तो अब हमने इसके ऊपर, ये तो आपको आता ही है, ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या लगा दी, एक कंस्ट्रेंट लगा दी कि नो कंपार्टमेंट शुड एम्प्टी, नो कंपार्टमेंट शुड एम्प्टी, इनमें से कोई भी कंपार्टमेंट खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर खाली नहीं होना चाहिए तो देखिए कौन सी कंस्ट्रेंट हमारे पास नहीं रहेंगी, तो कौन सी कंस्ट्रेंट्स हमसे हमारे पास नहीं रहेगी, एक तो फर्स्ट वाली 3 0, इसमें सेकंड कंपार्टमेंट क्या है, खाली है, एक 0 3, इसमें हमारे पास फर्स्ट कंपार्टमेंट खाली है। तो ये दोनों वाली जो स्टेट्स हैं, मैक्रो स्टेट्स हैं, ये क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या होगी, हमारे पास इनअसेसिबल स्टेट्स होगी, ये एग्जिट नहीं कर रही हैं आफ्टर कंस्ट्रेंट हमने क्या लगाई, क्या कि नो पार्टिकल शुड एम्प्टी, कोई भी पार्टिकल खाली नहीं रहना चाहिए। और इस कंस्ट्रेंट को लगाने के बाद हमारे पास ये 2 कंस्ट्रेंट्स 3 0 और 0 3 वाले ये एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये हमारे पास क्या है, इनअसेसिबल स्टेट्स है, क्लियर। और 2 1 और 1 2 ये दोनों हमारे पास क्या है, असेसिबल है, क्योंकि ये कंस्ट्रेंट लगाने के बाद भी एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है जी। 2 1 और 1 2 हमारे पास क्या है, असेसिबल स्टेट्स है। 3 0 और 0 3 ये हमारे पास क्या है, इनअसेसिबल स्टेट्स है, क्लियर,
ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं, कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैक्रो स्टेट की बात कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैक्रो स्टेट। तो इसका हमने अब इसमें हमने 2-3 फार्मूलाज ही लर्न करने हैं, आसान है, बहुत आसान है। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट में हम क्या लेते हैं, मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स ही लेते हैं। ठीक है जी, मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, NCR। ठीक है, NR पार्टिकल्स हैं, सॉरी N पार्टिकल्स हैं, R उसमें से हमने चूज़ की है, तो NCR और NCN-R, वन एंड सेम थिंग, एक जैसी चीज़ है। N फैक्टोरियल ओवर R फैक्टोरियल इंटू N-R फैक्टोरियल। अब बात कर रहे हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट की। ऊपर हमने बात की थी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की मैक्रो स्टेट की, अब हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट। तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, PR-N-R, मतलब ये है हमारे पास। ठीक है, परमुटेशन है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, कहते हैं ये 1/2⁴n, 1/2⁴n। देखिए 2⁴n जो भी सिस्टम दिया होगा उसके लिए वो ये वाली चीज़ क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्योंकि जब भी हम कोई सिस्टम स्टडी करेंगे तो हमें पता होगा कि पार्टिकल्स कितने हैं और कितने कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किए हैं। तो वो सभी माइक्रो स्टेट और सभी मैक्रो स्टेट्स के लिए वो चीज़ 1/2⁴n ये वाली टर्म सब के लिए क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है जी। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ जाती है, NCR। ठीक है, और ये वाली ये सेम चीज़ ही आ जाती है। ठीक है, क्योंकि 1/2⁴n तो कांस्टेंट हो गया, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की क्या है, इक्वल ही है। मैक्रो स्टेट की थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी और सिंपल प्रोबेबिलिटी दोनों एक दूसरे की क्या है, प्रोपोर्शनल ही है। क्लियर। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्टेट की और मिनिमम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट क्या है, कहते हैं वो स्टेट जिसमें हमारे पास जो सिस्टम है मैक्सिमम रहना पसंद करता है। ठीक है, वैसे तो हम बात करते हैं कि पार्टिकल्स हाफ ऑफ हो जाते हैं n/2। ठीक है जी, बट एक चीज़ और अच्छी बता रही हूँ, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट सिस्टम इस स्टेट में रहना ज़्यादा पसंद करता है, उसे रहना इस स्टेट में ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, n फैक्टोरियल ओवर n/2 इंटू n/2 इंटू 1/2n। क्लियर। ये थी हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल। वैसे ही हमारे पास मिनिमम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या आती है, P मिनिमम कब होगा, जब दोनों में से एक कंपार्टमेंट खाली हो। ठीक है, मीन्स P0n और Pn0। ठीक है, P0n और Pn0। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, n फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, 1, ऊपर n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2⁴n, 1/2⁴n। अगर हमने सीधी मिनिमम प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी सिस्टम की तो हम सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/2⁴n। इसके ऊपर न्यूमेरिकल मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है जी, तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी निकालना है तो हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 1/2⁴n। ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास स्टिरलिंग फार्मूला। स्टिरलिंग फार्मूला क्या है, देखिए स्टिरलिंग फार्मूला कहते हैं जब हमारे पास n की वैल्यू क्या हो जाती है, बहुत लार्ज हो जाती है। n की वैल्यू बहुत लार्ज हो जाती है। लार्ज क्यों n लार्ज क्यों होगा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, गैस की बात कर रहे हैं। गैस में हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। गैस में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हमारे पास क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो n हमारे पास क्या है, बहुत बड़ा नंबर है, तो उसकी कैलकुलेशन करना हमें क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हमने एक नया फार्मूला निकाला, साइंटिस्ट ने एक नया फार्मूला निकाला, दैट इज़ स्टिरलिंग फार्मूला। स्टिरलिंग फार्मूला क्या है हमारे पास, log n फैक्टोरियल मीन्स हमने मेनली किसको डील करना है, n फैक्टोरियल। इसके आगे हमने क्या लगा दिया, log लगा दिया। अब ये इसका फॉर्मूला क्या आ रहा है, log n फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या आ रहा है, log n फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या आ रहा है, n log n माइनस n।
ये है हमारे पास स्टिरलिंग फार्मूला, बहुत आसान है, सीधा भी पूछ सकते हैं। स्टिरलिंग फार्मूला log n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n log n माइनस n। क्लियर? ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डेविएशन फ्रॉम द मैक्सिमम या मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। मैंने आपको क्या बोला थोड़ी देर पहले, क्या बोला है कि सिस्टम किस स्टेट में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है उसको, वो किस स्टेट में अच्छा महसूस करता है। जैसे गर्मी है, हम एसी में बैठना ज़्यादा, कूलर के आगे बैठना ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, वैसे ही सिस्टम मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है उसको। ठीक है, अगर कहते हैं कि अगर सिस्टम हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल स्टेट से थोड़ा डेविएट कर जाए, सिस्टम मोस्ट प्रोबेबल स्टेट से थोड़ा डेविएट कर जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, px/pm इज़ इक्वल टू e⁻⁻⁴/2 e⁻⁻⁴/2। ये आएगी हमारे पास वैल्यू जब हमारे पास सिस्टम मोस्ट प्रोबेबल स्टेट से थोड़ा डेविएट कर जाता है। ठीक है, तो f हमारे पास यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शनल डेविएशन है फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। f यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ्रैक्शनल डेविएशन फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। ये फॉर्मूला आपको सीधा भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला सीधा भी पूछ सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। डेविएशन फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल या मैक्सिमम प्रोबेबल स्टेट का फॉर्मूला, उसकी डेविएशन क्या आती है, px/pm इज इक्वल टू e⁻⁻⁴/2 e⁻⁻⁴/2। f क्या है हमारे पास, फ्रैक्शनल डेविएशन है फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। क्लियर? ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्टैटिक सिस्टम और डायनामिक सिस्टम की। स्टैटिक सिस्टम क्या है भाई, स्टैटिक समझ आ रहा है सबको। ठीक है, हम मैकेनिक्स भी 2 पढ़ते हैं। ठीक है, एक तो रेस्ट वाली और एक मोशन वाली। ठीक है, तो वही वैसे ही हमारे पास स्टैटिक सिस्टम, स्टैटिक मीन्स टू से रेस्ट। स्टैटिक का मतलब क्या है, रेस्ट पे, जिसमें पार्टिकल्स कहाँ क्या होंगे, जिसमें पार्टिकल्स हमारे पास क्या होंगे, रेस्ट पे होंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास हमने कॉइन को फेंका, कॉइन को टॉस किया। ठीक है, डेक को 50 कार्ड्स वाली प्रॉब्लम। ठीक है, कॉइन्स की प्रॉब्लम, कार्ड्स वाली प्रॉब्लम। ठीक है, और डाइस वाली प्रॉब्लम। ठीक है, ये तीनों की तीनों हमने स्टडी की हैं, और इनको जो ये वाली एग्जांपल है ये किस में आती है, स्टैटिक सिस्टम में आती है। किस में आती है, स्टैटिक सिस्टम में आती है। अब हम बात कर रहे हैं डायनेमिक सिस्टम की। डायनेमिक मीन्स टू से, डायनेमिक मीन्स मोशन में है, पार्टिकल्स चल फिर रहे हैं। ठीक है, तो डायनेमिक सिस्टम में पार्टिकल्स क्या है, मोशन में। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है भाई, कौन सी एग्जांपल है, पार्टिकल्स इन अ मोशन, दैट इज़ गैस, जिसको हमने आगे स्टडी करना है बहुत अच्छे से। ठीक है, स्टैटिक सिस्टम क्या है हमारे पास, स्टैटिक जिसमें पार्टिकल्स क्या है, रेस्ट पे हैं। डायनेमिक सिस्टम जिसमें पार्टिकल्स क्या है, मोशन में। स्टैटिक में हमारे पास कॉइन वाली प्रॉब्लम, कार्ड्स वाली प्रॉब्लम। डायनेमिक सिस्टम में गैस वाली, गैस इन अ कंटेनर। ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास टाइम स्पेंट बाय अ डायनेमिक सिस्टम इन पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट। कहते हैं एक पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट में हमारे पास डायनेमिक सिस्टम मतलब पार्टिकल घूम फिर रहे हैं, तो वो कितना टाइम स्पेंड करता है। देखिए, अलग अलग मैक्रो स्टेट आती है, सभी मैक्रो स्टेट की अलग अलग प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो सिस्टम हर किसी मैक्रो स्टेट में अलग अलग टाइम स्पेंड करता है। समझ लगी बात, क्या बोल रहे हैं कि सिस्टम हर मैक्रो स्टेट में अलग अलग टाइम स्पेंड करता है। जैसे हमारे पास मैक्रो स्टेट्स होती हैं 3 0 2 1 1 2 0 3, तो इन सभी की सभी मैक्रो स्टेट्स में सिस्टम, इन सभी की सभी मैक्रो स्टेट में सिस्टम अपना अलग अलग टाइम स्पेंड करता है। ठीक है, तो कहते हैं कि जैसे मान लो एक टीचर है, टीचर सारी की जितनी भी क्लासेस उसको मिली होती हैं स्कूल में, सभी की सभी क्लासेस में वो टाइम स्पेंड करता है। ठीक है, अलग अलग, बट उसे किस क्लास में अच्छा, जो क्लास उसे बहुत अच्छी है, जो जिसके बच्चे बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसकी टीचर की बात को समझ रहे हैं, उसे वो क्लास बहुत अच्छी लगती है टीचर को, तो वो उसी क्लास में मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना चाहता है। ठीक है, वैसे ही हमारे पास सिस्टम भी है, हर मैक्रो स्टेट में अलग अलग टाइम स्पेंड करता है। ठीक है, तो जो सिस्टम टाइम स्पेंड करता है,
ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज़ इक्वल टू द पी। पी क्या है हमारे पास, पी क्या है, उस मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी, उस मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी। इट मीन्स जिस स्टेट की प्रोबेबिलिटी, जिस मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, जिस मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, वो सिस्टम उसी स्टेट में रहना ज़्यादा पसंद करेगा। और हमें पता है कि जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होती है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो सिस्टम मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में रहना ज़्यादा पसंद करता है। यही बात मैंने ऊपर बोली थी आपको, ठीक है। तो जो जैसे कि जिस टीचर को जो क्लास ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है, वो उसी क्लास में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना उसे अच्छा लगता है। वैसे ही सिस्टम को उस स्टेट में टाइम स्पेंड करना ज़्यादा अच्छा लगता है जिस स्टेट की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास मैक्सिमम है, या जो स्टेट क्या है मोस्ट स्टेबल है, या जो स्टेट क्या है मोस्ट स्टेबल है, ठीक है। मीन्स जिस क्लास के बच्चे शोर कम मचाते हैं, पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान देती हैं, वो क्या है, वो क्लास क्या है, स्टेबल है। वैसे ही जो मैक्रो स्टेट स्टेबल है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है, सिस्टम उसी में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना उसे अच्छा लगता है। क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स इन के कंपार्टमेंट्स ऑफ अनइक्वल साइजेस। अब बात कर लिया, अब हमने ऊपर बात की थी कि जब पार्टिकल्स हैं जो कंपार्टमेंट्स में हैं, वो कंपार्टमेंट्स क्या हैं, इक्वल साइज़ के हैं। अब तक हमने जो बात की थी, अब बोल रहे हैं कि जो कंपार्टमेंट्स हैं वो क्या है, अनइक्वल साइज़ के भी हो सकते हैं, ठीक है। जब अनइक्वल साइज़ के आएंगे तब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास कंपार्टमेंट्स अनइक्वल साइज़ के आएंगे तो हम क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, वो जो कंपार्टमेंट्स अनइक्वल साइज़ के आए हैं उनको क्या करेंगे, सेल्स में डिवाइड कर देंगे। और जो सेल जिन सेल्स में हम डिवाइड करेंगे वो सेल्स क्या होंगे, हमारे पास इक्वल साइज़ के होंगे, ठीक है। लेट इट भी हमारे पास दो कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है जी, हमारे पास दो कंपार्टमेंट्स हैं, ये वाला और एक ये वाला, ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है। ये कंपार्टमेंट्स अनइक्वल साइजेस के हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने इसको 4 में डिवाइड कर दिया, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे डिवाइड कर दिया, ठीक है, ताकि हमारे पास इन सभी का साइज़ क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अब देखो ये कंपार्टमेंट्स तो अनइक्वल साइज़ के हैं, बट मैंने जिन सेल्स में डिवाइड किया उन सेल्स का साइज़ कर, जैसे ये वाला सेल, ये वाला सेल, ये वाला सेल, इन सभी सेल्स का साइज़ क्या है, सेम है, ठीक है जी, ठीक है। जो ये कंपार्टमेंट है इनको हम डिनोट कर रहे हैं के से, और जो हमारे पास ये सेल्स में डिवाइड किया है इसको हम डिनोट कर रहे हैं जी से, ठीक है जी। कंपार्टमेंट को कैसे डिनोट कर रहे हैं, के से, और जो सेल्स में हमने डिवाइड किया है वो सेल्स को किससे डिनोट कर रहे हैं, जी से। क्या है हमारे पास कंपार्टमेंट्स अनइक्वल साइज़ के हैं, बट हमने क्या किया, एक ट्रिक लगाई। क्या ट्रिक लगाई कि हमने जो कंपार्टमेंट्स हैं उनको सेल्स में डिवाइड कर दिया, और जो सेल्स हैं वो क्या है, इक्वल साइज़ के हैं, ठीक है जी। क्लियर, ठीक है। और अब इसके लिए हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या आया है, n फैक्टोरियल ब्रैकेट में ये जैसे समेशन होता है, सम करते हैं, ये वाला चीज़ किसको डिनोट करता है, मल्टीप्लिकेशन को, ठीक है। i अप्रोचेस फ्रॉम 1 to k ji की पावर ni ओवर ni फैक्टोरियल, ठीक है। n फैक्टोरियल ब्रैकेट के बाहर ये मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ है, ठीक है जी, ji की पावर ni ओवर ni फैक्टोरियल। क्लियर, ठीक है जी। ये हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी फॉर द n पार्टिकल्स इन k कंपार्टमेंट्स ऑफ अनइक्वल साइजेस, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन, देखते हैं हमें आते हैं या नहीं आते। हमने फॉर्मूला तो कर लिया, अब हम बात कर रहे हैं इसको अप्लाई करने की। देखिए जब पढ़ा है, जब तक यूज़ नहीं किया उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है जी। तो आप भी जो भी टॉपिक में करवाती हूँ उसके ऊपर मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस ट्राई करो, और जो प्रॉब्लम है उसको बताइए,
जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, स्क्विजा ट्यूशंस वाला टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप प्रॉब्लम्स को भेजो ताकि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों से एक तो डिस्कस हो पाएगा, ठीक है, और दूसरा हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो पक्की हो जाएगी, ठीक है, ताकि हमें पेपर में क्वेश्चन अटैम्प्ट करना आसान रहे। क्लियर? ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहते हैं 8 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 कंपार्टमेंट्स। द फर्स्ट कंपार्टमेंट इज डिवाइडेड इनटू 4 सेल्स एंड सेकंड कंपार्टमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेल्स। ठीक है, कैलकुलेट द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट की बात कर रहे हैं। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, 8 है। मोस्ट प्रोबेबल के लिए दोनों क्या होते हैं, हाफ ऑफ डिवाइड हो जाते हैं, n1 = n2 = 4। ठीक है जी, और हमारे पास कंपार्टमेंट्स कितने हैं, 2 हैं, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ठीक है, और फर्स्ट कंपार्टमेंट में कितने सेल्स हैं, 4 सेल हैं, तो G1 क्या आ जाएगा, 4। और सेकंड कंपार्टमेंट में कितने सेल्स हैं, 2 सेल्स हैं, तो G2 क्या आ जाएगा, 2। अब हमने क्या करना है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो जस्ट हमने क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है जी, फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, n फैक्टोरियल इंटू वो क्या था, ये वाला साइन था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन वाला, तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, GI पावर n था, क्या आ जाएगा, G1 की पावर n1, G2 की पावर n2, और नीचे n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल। ठीक है, n क्या है हमारे पास 8 फैक्टोरियल, G1 क्या है 4, और n क्या है, n1 क्या है 4, G2 क्या है 2, और n2 क्या है 4, नीचे 4 फैक्टोरियल। ठीक है, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 286720। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो बस क्या है, सिंपल फार्मूला है और कुछ नहीं है, हमें फार्मूला लर्न होगा तो हम इजीली ही अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मैक्रो स्टेट 80। मैक्रो स्टेट कौन सी है, 80 वाली मैक्रो स्टेट है। ठीक है, 80 वाली मैक्रो स्टेट है। 80 वाली मैक्रो स्टेट के लिए हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स क्या है, उतने ही, n क्या है हमारे पास 8। ठीक है जी, n क्या है हमारे पास 8, और जो दूसरा कंपार्टमेंट है वो क्या है, वेकेंट है, और उसमें पार्टिकल्स क्या हैं, 0। क्लियर? ठीक है जी, तो इसमें फार्मूला सीधा पुट करेंगे, n1 क्या है 8 और n2 क्या है 0। वैसे ही जो सेल्स हैं वैसे डिवाइड किए हुए हैं कि मीन्स फर्स्ट कंपार्टमेंट में 4 सेल्स हैं और जो हमारे पास सेकंड कंपार्टमेंट है उसमें 2 सेल्स हैं। ठीक है, फार्मूला अप्लाई करेंगे, 8 फैक्टोरियल इंटू 4 पावर 8 इंटू 2 पावर 0, नीचे 8 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल भी 1 हो जाएगा और 2⁻0 भी 1 हो जाएगा, और इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 65536। ठीक है जी, जस्ट हमें फार्मूला ही लर्न होना चाहिए और कुछ नहीं है। फार्मूला रिपीट कर रही हूँ, क्या है हमारे पास फार्मूला, क्या है, n फैक्टोरियल इंटू जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ है, I अप्रोचेस फ्रॉम I अप्रोचेस फ्रॉम 1 to k, I अप्रोचेस फ्रॉम 1 to k, ऊपर क्या है, GI की पावर ni। ठीक है, G⁻⁴ n फैक्टोरियल इंटू मल्टीप्लिकेशन वाला। ठीक है, GI की पावर ni ओवर ni का फैक्टोरियल। ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज। सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं दी वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कांट बी। कहते हैं प्रोबेबिलिटी, किसी भी कोई भी इवेंट हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती, क्या नहीं हो सकती भाई, ए है, ए ऑप्शन है आपके पास 1, सेकेंड ऑप्शन है 1/2, सी ऑप्शन है 0, डी ऑप्शन है नेगेटिव। देखिए प्रोबेबिलिटी नेगेटिव का मतलब है कि वो सिस्टम हो, मतलब जो वो इवेंट हो रहा है उसकी होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, मतलब हो सकता है ना हो, बट नेगेटिव में जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैंने पहले भी बात की हुई है कि किसी भी इवेंट की मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1, और नहीं हो सकती किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्लियर? ठीक है, तो आपके पास राइट ऑप्शन क्या आएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं आ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 5 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स इन 2 कंपार्टमेंट्स, द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ द मैक्रो स्टेट 2, 3 इज। हमारे पास 5 पार्टिकल्स हैं। ठीक है, 2 कंपार्टमेंट, इसमें हमारे पास कंपार्टमेंट्स क्या है, इक्वल साइज़ के हैं।
ठीक है जी। इसमें कंपार्टमेंट्स क्या है, इक्वल साइज़ के हैं। तो जब इक्वल साइज़ के कंपार्टमेंट्स थे तब हमारे पास थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, NCR मीन्स n फैक्टोरियल, ठीक है, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, यही था हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है जी। n क्या है हमारे पास 5 फैक्टोरियल, ठीक है, और 2 कंपार्टमेंट्स हैं। और क्या है, कहते हैं दी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी ऑफ द मैक्रोस्टेट 2 3 मतलब n r 2 एक 2 है एक 3 है, नीचे क्या आएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है, ऊपर क्या आएगा 5 फैक्टोरियल और नीचे क्या आएगा 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। इसको कैलकुलेट करते हैं, किसको कैलकुलेट करना था, 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे क्या आएगा 5 4 3 फैक्टोरियल, ऐसे कैसे लिख लेते हैं 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, वैसे का वैसे ये कैंसिल हो जाएगा 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल ऊपर नीचे। इसको 2 2 ज़ार 4, ठीक है, और 5 2 ज़ार हमारे पास क्या आ जाएगा 10। क्लियर, ठीक है जी, कैलकुलेशन ही थी। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इसमें कौन सा है, बी ऑप्शन। राइट ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन। इसमें हमने बस 2 फॉर्मूले याद रखने हैं हमने थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी के लिए, एक तो इक्वल साइज कंपार्टमेंट्स के लिए और एक अनइक्वल के लिए, और हमने दोनों के ऊपर क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, कहते हैं इफ़ P1 एंड P2 आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स टू टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। मैं सबसे पहले हमने जब प्रोबेबिलिटी स्टार्ट की थी हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और एडिशन थ्योरम की थी। ठीक है, तो उसके ऊपर जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स थे, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स थे उसके लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आती है, वो क्या होती है, अगर 2 इवेंट्स P1 और P2 हैं, ठीक है जी, 2 इवेंट्स हैं P और उनकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है P1 एंड P2, तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी, वो क्या आएगी, जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आती है, दोनों की क्या आती है, मल्टीप्लिकेशन। एक तो हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे, एक इंडिपेंडेंट थे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए क्या हो जाती थी, एडिशन, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स की क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन। तो राइट ऑप्शन क्या आएगी, डी ऑप्शन। ठीक है जी, राइट ऑप्शन क्या आएगी, डी ऑप्शन, P1 इंटू P2। क्लियर, ठीक है जी। इस वीडियो के साथ हमारा जो स्टैट का प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट है, माइक्रोस्टेट, मैक्रोस्टेट, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, ये सब फिनिश है। कल हम स्टार्ट करेंगे कि जो हमारे पास तीनों स्टैटिक्स हैं वो हमने डिस्कस करनी है। ठीक है जी, तीनों स्टैटिक्स को डिस्कस करना है और बहुत अच्छे से करना है। तीनों मेरे से हो सका तो कि मैं तीनों स्टैटिक्स क्या करवाऊँगी, कंपेयर करके करवाऊँगी, ताकि आपको क्या रहे, मतलब याद दिमाग में बैठ जाए कि तीनों स्टैटिक्स में क्या डिफरेंस है। क्लियर, ठीक है जी, थैंक यू। और इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम आप शेयर कीजिए। ठीक है।